Hello everyone, welcome to my channel. I'm Vaibhav Singhania and you are watching Ashraj Academy. हम लोग आज वेक्टर्स का लेक्चर नंबर 4 कवर करने वाले हैं। ठीक है, वेक्टर्स कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये तो मैंने आप लोगों को बता दिया है। लेकिन पिछले लेक्चर में जो हम लोगों ने कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर पढ़ा था, ठीक है, उसी सीरीज में एक नेक्स्ट टॉपिक जो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वो यूनिट वेक्टर्स है। राइट, ये दोनों जो कंसेप्ट है कंपोनेंट ऑफ वेक्टर्स और यूनिट वेक्टर्स का कंसेप्ट मिला के हम लोग किसी भी वेक्टर को एक मैथमेटिकल रूप दे सकते हैं, किसी भी वेक्टर को। राइट, हम लोग किसी भी वेक्टर को एज एन एक्सप्रेशन लिख सकते हैं। ये दोनों इतने इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो मैंने आप लोगों को बताया था कंपोनेंट ऑफ वेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था जो हम लोग को पढ़ना बहुत जरूरी था। और अगर आप लोगों ने सीधा ये लेक्चर अगर आप देख रहे हैं तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा पहले आप कंपोनेंट ऑफ वेक्टर देख के आए, क्योंकि जब तक आप कंपोनेंट ऑफ वेक्टर नहीं देखेंगे यहाँ का लेक्चर, जब मैं वेक्टर एज एन एक्सप्रेशन बात करूंगा तो वो कुछ समझ नहीं आएगा। ठीक है, तो एक फील होनी चाहिए कि कंपोनेंट ऑफ वेक्टर क्या चीज होती है। उसके बाद फिर हम लोग ये टॉपिक पढ़ेंगे यूनिट वेक्टर्स के बारे में। अशराज एकेडमी के बारे में मैं अगर आप लोगों को बताऊं तो ये मेरा एक इनिशिएटिव है ताकि बच्चों तक एक वैसी एजुकेशन पहुंच पाए जिसके जो है ज़रूरत बहुत ज़्यादा है। ठीक है, नॉर्मली ऑनलाइन एकेडमीज में ऊपर ऊपर से पढ़ा के लोग चले जाते हैं। मैं चाहता हूं कि उनको एक डेप्थ में कंसेप्ट प्रोवाइड हो। ठीक है, उनको हर चीज की नॉलेज हो और प्रैक्टिस जो है, ठीक है, प्रैक्टिस जो है जो IIT JEE में बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी एग्जाम को क्लियर करने के लिए, वो तो बच्चे जो हैं बहुत सारी बुक्स हैं उससे कर सकते हैं। और मेरी जो प्रॉब्लम सीरीज जो लॉन्च करूंगा उसमें मैं जो क्वेश्चंस लूंगा वो मैं ऐसे क्वेश्चंस लेता हूँ, ठीक है, जो मोस्टली लेवल बी और लेवल सी के बीच के क्वेश्चंस होते हैं और वो क्वेश्चंस सॉल्व करने से आपके मोस्ट ऑफ द कंसेप्ट क्लियर हो जाते हैं। राइट, तो आज का टॉपिक हम लोग चालू करते हैं, यूनिट वेक्टर्स। ठीक है, सबसे पहले हम लोग यूनिट वेक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे, फिर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में वेक्टर एज एन एक्सप्रेशन में जाएंगे। ठीक है, सबसे पहले तो हम लोग यूनिट वेक्टर्स के बारे में पढ़ाई करेंगे। तो देखिए, हमेशा की तरह फिर से मैं यहाँ पे आप लोगों के लिए एक फन लविंग एग्जांपल लेके आया हूँ। सपोज करते हैं कि ये एक वेक्टर ए है, ठीक है, जो बहुत गुस्से में और वो बोल रहा है कि मुझे एक मैथमेटिकल फेज दो। ठीक है, सपोज इट इज अ वेक्टर। ठीक है, कोई भी एक वेक्टर है स्पेस में एंड ही वांट्स अ मैथमेटिकल फेज, उसको एक एक्सप्रेशन के फॉर्म में वो बोल रहा है मुझे लिख के बताओ। ठीक है, सपोज इट इज आस्किंग टू एन स्टूडेंट, किसी भी एक स्टूडेंट से पूछ रहा है ये कि मुझे एक मैथमेटिकल रूप दो। अब स्टूडेंट क्या बोल रहा है सुनिए। ठीक है, स्टूडेंट बोलता है, ठीक है, या फिर मैं आपसे भी पूछ दूं, अगर आप यूनिट वेक्टर की नॉलेज नहीं रखते हैं तो क्या आप किसी भी वेक्टर को एक मैथमेटिकल फॉर्म दे पाएंगे? सपोज कोई स्पेस में कोई ऐसा वेक्टर, ठीक है, जिसका मैग्नीट्यूड मैं बोलता हूं ये है, ठीक है, और डायरेक्शन कुछ ऐसी है, ठीक है, क्या आप इसको मैथमेटिकल फेस दे पाएंगे? नहीं। इस वेक्टर को डिफाइन करने के लिए हमेशा हम लोग पूरी एक टर्म यूज करते हैं, अ वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड दिस मच, सपोज ये मैग्नीट्यूड 3 का है एंड डायरेक्शन अलोंग नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ 45 डिग्री ईस्ट, नॉर्थ 30 डिग्री ईस्ट, ऐसे करके हम लोग यूज करते हैं टर्म पूरा इस वेक्टर को कंप्लीटली डिफाइन करने के लिए। सिर्फ एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन से इसको हम लोग लिख नहीं पाते। तो वही ये स्टूडेंट भी बोल रहा है, आई डोंट नो हाउ टू रिप्रेजेंट डायरेक्शन इन इक्वेशन फॉर्म। कैसे रिप्रेजेंट करूं डायरेक्शन को किसी इक्वेशन फॉर्म में, मुझे नहीं आता। और क्या आप लोग ये वीडियो पॉज करिए और सोचिए, क्या कोई आप डायरेक्शन को इक्वेशन फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं? ठीक है, किसी एक वेरिएबल फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं डायरेक्शन को? नहीं। राइट, नहीं, नहीं कर सकते। जब तक आपको यूनिट वेक्टर की नॉलेज नहीं होगी आप लोग नहीं कर सकते। इसको तो बस मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट करना आता है। ये जो वर्ड है ये थोड़ा मिसप्रिंटिंग हो गया, ये मैग्नीट्यूड है एक्चुअली। ठीक है, मुझे तो बस मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट करना आता है इक्वेशन फॉर्म में 3 2 4। और अगर मुझे आपका मैग्नीट्यूड पता भी चल गया, ये वेक्टर ए है, ठीक है, और इसका मैग्नीट्यूड मुझे पता चल भी गया कि ये है, जिसको मैं ऐसा बोलता हूँ, ठीक है, मॉडुलस ऑफ ए, अगर ये है इसका मैग्नीट्यूड, तो भी मैं आपकी डायरेक्शन को तो रिप्रेजेंट नहीं कर पाऊंगा। बोल रहा है ये बहुत रो रहा है बेचारा क्योंकि वो गुस्से में है। तो ये बात समझने की यूनिट वेक्टर में ऐसा क्या होता है कि हम लोग यूनिट वेक्टर की मदद से किसी भी वेक्टर को एक मैथमेटिकल फेस दे सकते हैं। ठीक है, तो सपोज करते हैं दिस इज एन ए वेक्टर। ठीक है, यहाँ पे मैं आप लोगों को बताता हूँ, ये कुछ ए वेक्टर, दिस इज एन ए वेक्टर, और इसका मैग्नीट्यूड मेरे को पता है मॉडुलस ऑफ ए, ये है इसका मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड मतलब लेंथ।
अब मुझे इसको रिप्रेजेंट करना है, ए वेक्टर इज इक्वल्स टू, ठीक है, ए वेक्टर इज इक्वल्स टू, क्या मैं इसको ऐसा लिख दूं, मॉडुलस ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाय डायरेक्शन ऑफ यूनिट मैग्नीट्यूड। ध्यान से देना, अभी हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। अलोंग ए वेक्टर, अ डायरेक्शन ऑफ, यहाँ पे ऐसे लिख दीजिए, अ डायरेक्शन ऑफ यूनिट मैग्नीट्यूड अलोंग ए वेक्टर, ऐसा लिख सकता हूँ। देखिए ये तो मेरे को ए वेक्टर दे देगा क्योंकि यहाँ पे ये मैग्नीट्यूड है और ये एक डायरेक्शन है ए वेक्टर के अलोंग जो कि यूनिट मैग्नीट्यूड के, यूनिट मैग्नीट्यूड की मतलब सपोज दिस इज ऑफ 1 यूनिट, ठीक है, ये लेंथ आपका यूनिट मैग्नीट्यूड की है और इसमें अगर आप मॉडुलस ऑफ ए मल्टीप्लाई कर दे, मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ ए मल्टीप्लाई कर दे, तो ये डायरेक्शन बढ़ के पूरा ये वेक्टर बना देगी क्या, ये वेक्टर ऐसे, ठीक है, ये उसकी पूरी लेंथ मॉडुलस ऑफ ए हो जाएगी, अरे हो जाएगी। 1 में अगर आप मॉडुलस ऑफ ए मल्टीप्लाई करेंगे तो वो मॉडुलस ऑफ ए ही रहेगा। तो ये एक डायरेक्शन मैंने डिफाइन करी यहाँ से, ये वाली एक डायरेक्शन अलोंग ए वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड यूनिटी था और उसमें ए मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई करके मैंने पूरा जो है वेक्टर ए का जो मैग्नीट्यूड था उसके बराबर ले आया, ठीक है। और सिंस इसकी डायरेक्शन अलोंग ए वेक्टर थी, सिंस इसकी डायरेक्शन अलोंग ए वेक्टर थी, तो जो ये वेक्टर निकल के आएगा इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन से क्या होगा, अरे वो क्या होगा, वो अलोंग ए वेक्टर ही रहेगा, ठीक है क्या, ये बात समझने की है। तो इसी चीज को हम लोग यूनिट वेक्टर बोल देते हैं, इसी चीज को हम लोग एक यूनिट वेक्टर बोल देते हैं। यूनिट वेक्टर का मतलब होता है, ठीक है, किसी भी डायरेक्शन में, किसी भी डायरेक्शन में एक यूनिट मैग्नीट्यूड का वेक्टर, मतलब उसका मैग्नीट्यूड 1 होता है, ठीक है। आइदर इट कैन बी 1 मीटर पर सेकंड, 1 मीटर, 1 न्यूटन, कुछ भी हो सकता है, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, लेकिन उसका मैग्नीट्यूड 1 यूनिट का होता है, ताकि उसके मैग्नीट्यूड में हम लोग कोई भी वेक्टर जो डिफाइन करना चाहते हैं उस डायरेक्शन में, उसका मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई कर दें तो वो रेस्पेक्टिव उस वेक्टर के मैग्नीट्यूड का नेट वेक्टर बन जाता है, राइट। कैसे बन जाता है मैंने आप लोगों को यहां से बताया कि किस तरह से वो बन जाएगा। सपोज इसमें आप कोई मॉड a2 का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई कर देते हैं इस यूनिट वेक्टर में, जो ये यूनिट वेक्टर मैंने यहाँ पे डिफाइन किया है, उसे मॉड a2 का कोई वेक्टर मल्टीप्लाई कर देते तो उसकी लेंथ चेंज हो जाती क्या, अरे उसकी लेंथ चेंज हो जाती, ये यूनिट वेक्टर में तो इसकी लेंथ हो सकता है कुछ ये आ जाती, तो वो क्या एक नया a2 वेक्टर रिप्रेजेंट करने लगता, क्योंकि डायरेक्शन तो वही है, डायरेक्शन इज अलोंग ए वेक्टर, ठीक है। तो ये वेक्टर इज अलोंग ए वेक्टर ऑफ यूनिट मैग्नीट्यूड को ही मैं एक नया सिंबल दे देता हूं यूनिट वेक्टर के लिए और उसको मैं बोलता हूं इट इज ए कैप, ठीक है, कैप, कैप टोपी, ठीक है, कैप। तो हम लोगों ने वेक्टर का नोटेशन कैसे सीखा था, ए के ऊपर वेरिएबल के ऊपर एरो। अब इसी वेक्टर के अलोंग अगर मुझे कोई यूनिट वेक्टर डिफाइन करना है तो मैं ए के ऊपर एक टोपी चढ़ा दूंगा, कैप, राइट। तो इस तरह से आप एक यूनिट वेक्टर डिफाइन करते हैं। समझ में आ रही है बात कि किस तरह से हम लोग एक यूनिट वेक्टर डिफाइन करते हैं। अब इस ए वेक्टर के अलोंग मैं कोई भी वेक्टर रिप्रेजेंट कर सकता हूं क्या, ऑफ एनी मैग्नीट्यूड। बस मुझे क्या करना है, सपोज a2 वेक्टर है कोई, ठीक है, और उसकी डायरेक्शन अलोंग ए वेक्टर है, मुझे क्या करना है, बस मॉडुलस ऑफ a2 मैग्नीट्यूड ऑफ a2 मल्टीप्लाइड बाय ए कैप, क्योंकि ए कैप का तो मैग्नीट्यूड 1 है और उसमें जब मैं a2 को मल्टीप्लाई करूंगा तो उसका मैग्नीट्यूड a2 ही हो जाएगा, राइट। इसको ऐसे भी फील ले सकते हैं, किसी भी स्केलर को अगर किसी वेक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, सपोज ये कोई एक वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड a है, ठीक है, ये लेंथ है, अगर इसमें मैं k को मल्टीप्लाई करूंगा, ठीक है, दिस इज एन ए वेक्टर, इसमें अगर मैं k को मल्टीप्लाई करता हूं, अगर मैं के ए वेक्टर की बात करता हूं, कोई एक नया वेक्टर है b वेक्टर जिसको मैं के ए वेक्टर बोलता हूं, तो इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, देखिए ये लेंथ तो बढ़ जाएगी, बस k टाइम्स बढ़ जाएगी, ठीक है, इसकी लेंथ जो है, जो ये वेक्टर था अब वो बढ़ जाएगा और उसका नया मैग्नीट्यूड क्या आ जाएगा, इट विल बी के ए, k टाइम्स मैग्नीट्यूड ऑफ a आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये वेक्टर क्या है, इसके पास क्या है, दो चीज, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, ठीक है। डायरेक्शन तो मैंने आप लोगों को बताया, इसकी डायरेक्शन अलोंग दिस है, और अगर मैं k से एक स्केलर से इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा तो इसका मैग्नीट्यूड उतना टाइम्स, ठीक है, मल्टीप्लीकेशन ऑफ k के हो जाएगा, राइट, k ए मैग्नीट्यूड इसका हो जाएगा,
राइट। तो इसी की जगह अगर मैं एक यूनिट वेक्टर डिफाइन कर देता ए कैप, ठीक है, और उसमें मॉडुलस ऑफ ए मल्टीप्लाई करता तो मुझे पूरा का पूरा ए वेक्टर मिल जाता, राइट। तो ये है यूनिट वेक्टर का सिग्निफिकेंस। इस यूनिट वेक्टर की मदद से हम लोग दुनिया के कोई भी वेक्टर को, ठीक है, एक मैथमेटिकल फेस दे सकते हैं। बस उस डायरेक्शन में हम लोगों को एक यूनिट वेक्टर डिफाइन करना पड़ेगा, कोई भी ए कैप बी कैप सी कैप कुछ भी डिफाइन कर देंगे और उसके मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई कर देंगे, देन वी कैन गिव अ वेक्टर एज अ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। ठीक है, हम लोग एक वेक्टर को एक मैथमेटिकल नोटेशन दे सकते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो इसी तरह से यहाँ पे जैसे मैं ए वेक्टर को मॉडुलस ऑफ ए कैप बोल सकता हूँ, ठीक है क्या, राइट। तो देखिए ए कैप की वैल्यू भी यहां से निकल के आ जाएगी क्या, ए कैप को आप लोग क्या बोल सकते हैं, अगर आप इस इक्वेशन को देखें, इस इक्वेशन को, तो मैं यहां से बोल सकता हूं ए कैप इज इक्वल्स टू ए वेक्टर बाय मॉडुलस ऑफ ए। ऑटोमेटिकली इसकी मैग्नीट्यूड यूनिटी आ गया क्या, क्योंकि इस ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है, मॉडुलस ऑफ ए, और अगर आप उसको मॉडुलस ऑफ ए मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ ए से डिवाइड कर देंगे तो इसका मैग्नीट्यूड तो यूनिटी आ जाएगा। ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड कितना हो गया, 1 यूनिट। ठीक है, ये यूनिट लिखने का मतलब क्या है, यूनिट कुछ भी हो सकता है, आइदर इट कैन बी मीटर, मीटर पर सेकेंड, न्यूटन, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, कुछ भी हो सकता है, जो भी वेक्टर यूनिट हो सकती है। ठीक है, तो ए कैप का मैग्नीट्यूड 1 यूनिट होता है और इसकी डायरेक्शन किसके अलोंग होगी, ए वेक्टर के अलोंग, राइट। दिस इज इंपॉर्टेंट, ठीक है क्या। तो यूनिट वेक्टर आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि यूनिट वेक्टर का इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों इसकी जरूरत पड़ती है। ठीक है, हम लोगों ने ये सारी बातें सीखी। ऊपर जो हम लोगों ने डेफिनेशन लिख रखी है आप लोगों के लिखने के लिए, एक बार वो डेफिनेशन हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। देखिए, all the vectors can be expressed mathematically with the help of component of vectors and unit vector। इसके बारे में हम लोग बात करेंगे, ठीक है। वेक्टर्स एज ए एक्सप्रेशन में जब जाएंगे तो कैसे यूनिट वेक्टर और कंपोनेंट ऑफ वेक्टर की मदद से सारे वेक्टर्स को हम लोग एक्सप्रेशन फॉर्म में लिख सकते हैं, इसके बारे में बात करेंगे। यूनिट वेक्टर इज एनी वेक्टर विच कंटेन्स अ डायरेक्शन एंड अ मैग्नीट्यूड ऑफ यूनिटी। मैंने आप लोग को बताया कि किसी भी वेक्टर को एक मैथमेटिकल फेस देने के लिए मैं उस वेक्टर के अलोंग 1 मैग्नीट्यूड का वेक्टर डिफाइन कर देता हूं, जिसको मैं ए कैप से नोट करता हूं, और मल्टीप्लाइड बाय, जब मैं उस ए कैप से किसी भी वेक्टर के मैग्नीट्यूड को मल्टीप्लाई करूंगा तो उस डायरेक्शन में मुझे उसका वेक्टर मिल जाएगा, एग्जैक्ट वेक्टर। ठीक है, इट हेल्प्स टू रिप्रेजेंट एनी वेक्टर इन द यूनिवर्स बाय मल्टीप्लाइंग इट विथ इट्स मैग्नीट्यूड। मैंने आपको बताया ए वेक्टर को मुझे रिप्रेजेंट करना था, तो मैंने ए वेक्टर के अलोंग एक यूनिट वेक्टर डिफाइन किया जिसकी वैल्यू मैंने ए कैप बोली। ठीक है, और इस ए कैप को मैं मॉडुलस ऑफ ए मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ ए से जब डिवाइड मतलब मल्टीप्लाई कर दूंगा, राइट, तो मुझे ए वेक्टर मिल जाएगा। ठीक है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट यूज ऑफ यूनिट वेक्टर इज इट हेल्प्स समवन राइटिंग एनी वेक्टर इन मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, राइट। हम लोगों ने चीजें यहीं से चालू की थी क्या। ठीक है, ये बहुत गुस्से में था ये आदमी, कोई एक वेक्टर था, बहुत गुस्से में था बेचारा, और बोल रहा था मुझे एक मैथमेटिकल फेस प्रोवाइड करो। ये स्टूडेंट था, इसको यूनिट वेक्टर की नॉलेज नहीं थी, और ये बोलता है कि मुझे नहीं पता कि किस तरह से उसको एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में लिखा जाए, राइट। तो ये एक इंपॉर्टेंट यूज है यूनिट वेक्टर का जो आप लोगों को समझ में आना चाहिए। ठीक है, अब हम लोग हमारा नेक्स्ट टॉपिक चालू करते हैं, वेक्टर्स एज एक्सप्रेशन। ठीक है, वेक्टर्स को यूनिट वेक्टर की मदद से और कंपोनेंट ऑफ वेक्टर के कंसेप्ट से एज एन एक्सप्रेशन कैसे लिख सकते हैं, ये समझना बहुत जरूरी, बहुत जरूरी। ठीक है, इस चीज को समझना बहुत जरूरी है, राइट। तो मैं एक कोऑर्डिनेट एक्सिस बनाता हूं, ठीक है, सपोज आई एम फॉर्मिंग अ कोऑर्डिनेट एक्सिस, दिस इज अ कोऑर्डिनेट एक्सिस, राइट। अब इस एक्सिस में कोई एक वेक्टर है, दिस इज अ वेक्टर। ठीक है, अब मुझे इस वेक्टर को एक मैथमेटिकल इक्वेशन के फॉर्म में लिखना है। ठीक है, सपोज इसका एक मैग्नीट्यूड है ए मैग्नीट्यूड, मैंने आप लोगों को बताया था कि किसी भी वेक्टर ए वेक्टर की अगर मैं बात करूं तो उसका मैग्नीट्यूड मैं ए से डिनोट करूंगा, राइट। ठीक है, तो इस तरह से मैं ये नोटिफिकेशन यूज करता हूं, इस तरह से मैं नोटेशन यूज करूंगा ए वेक्टर का, ठीक है, जिसका मैग्नीट्यूड आपका ए है। अब मैं क्या कर रहा हूं कि इस ए जो इस ए वेक्टर का ए मैग्नीट्यूड है, इसको मैं एज एन एक्सप्रेशन फॉर्म में इस वेक्टर को लिखना चाहता हूं, जो भी ये ए वेक्टर है। ठीक है, इस ए वेक्टर को मैं एक्सप्रेशन फॉर्म में लिखना चाहता हूं विद द हेल्प ऑफ कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर एंड यूनिट वेक्टर। तो देखिए, मैं दो सेट ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस डिफाइन किया हूं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस।
ठीक है, वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस सेट ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस है। और हम लोगों ने कंपोनेंट ऑफ वेक्टर में बहुत अच्छे से समझा है कि एनी वेक्टर, ठीक है, कोई भी वेक्टर जो है वो दो सेट ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस, जो आपका एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है, उसके अलोंग ब्रेक किया जा सकता है। ठीक है, उसके अलोंग रेस्पेक्टिव उसके कंपोनेंट आएंगे, एक पार्ट आएगा जिसको ऐड करने से आपको ए वेक्टर मिलेगा। राइट, अगर आप लोग कोई भी डाउट है तो कंपोनेंट ऑफ वेक्टर का लेक्चर जरूर विजिट कीजिए। तो मैं अगर इसका एक्स एक्सिस के अलोंग कंपोनेंट लूं तो मैं यहां से परपेंडिकुलर रेस फॉल कराऊंगा क्या? ठीक है, यहां से परपेंडिकुलर रेस एक्स एक्सिस के फॉल करा दिया तो ये इसका एक प्रोजेक्शन बन जाएगा यहां से। ठीक है, ये लेंथ इसकी प्रोजेक्शन बन जाएगी। तो ये एक वेक्टर आप लोगों के पास निकल के आएगा। मैं वेक्टर बनाता हूं आप लोगों के लिए कि कौन सा वेक्टर आएगा। ठीक है, ये एक नया वेक्टर आ जाएगा एक्स एक्सिस के अलोंग। ठीक है, दिस इज अ न्यू वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस, जिसको मैं इस ए वेक्टर का कंपोनेंट बोल देता हूं ए एक्स वेक्टर। ठीक है, अब इस वेक्टर को जब मैं इसके टेल पे रखूंगा, सेम वेक्टर को, वो कुछ इस तरह से बन जाएगा, टेल टू टेल। ठीक है, और ऑटोमेटिकली इसका जो दूसरा कंपोनेंट वेक्टर आएगा, ठीक है, उसको मैं ब्लू से डिनोट करता हूं, जो वाई एक्सिस के अलोंग आएगा। ये सब हम लोगों ने पढ़ रखा है, और वो ये आ जाएगा। ठीक है क्या, ये वेक्टर। ठीक है, और ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से पता है आप लोग को, दिस वेक्टर प्लस दिस वेक्टर आपका ए वेक्टर बना देगा। मतलब ए एक्स वेक्टर प्लस ए वाई वेक्टर मिलके आपका ए वेक्टर बना रहा है। तो किस तरह से मैं ए वेक्टर को, देखिए, यूनिट वेक्टर की मदद से लिखूंगा। आप देखिए यहाँ से, इसको मैं ए एक्स वेक्टर बोल देता हूं प्लस ए वाई वेक्टर बोल देता हूं। ए एक्स वेक्टर का मैग्नीट्यूड मैं ए एक्स बोल दूंगा। ठीक है, ए एक्स वेक्टर का मैग्नीट्यूड, और ए वाई वेक्टर का मैग्नीट्यूड मैं ए वाई बोल सकता हूं। ठीक है, मैंने आप लोगों को बताया हुआ है कि मैं किस तरह से नोटेशन यूज करूंगा मैग्नीट्यूड के लिए, ए वाई। राइट, अब आप देखिए कि ये वेक्टर एक्स एक्सिस के अलोंग है और ये वेक्टर वाई एक्सिस के अलोंग है, और ये दोनों एक्सिस स्टैंडर्ड एक्सिस है। और इस एक्सिस के अलोंग, ठीक है, मैं एक यूनिट वेक्टर डिफाइन कर देता हूं, ताकि मैं इस एक्स वेक्टर को, जैसे हम लोगों ने मैथमेटिकल फेस गिवन किया था ना, ऊपर ऊपर मैथमेटिकल फेस देखा था, हर वेक्टर को एक मैथमेटिकल फेस दिया जा सकता है। फेस मतलब चेहरा। ठीक है, चेहरा दिया जा सकता है। तो इसीलिए मैं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, जो कि एक स्टैंडर्ड एक्सिस है, उसके अलोंग एक यूनिट वेक्टर आई कैप और एक जे कैप यूनिट वेक्टर डिफाइन कर देता हूं। ठीक है, क्या मतलब हुआ आई कैप और जे कैप का? आई कैप मतलब एक्स एक्सिस के अलोंग एक वन यूनिट का वेक्टर, और जे कैप मतलब वाई एक्सिस के अलोंग एक वन यूनिट का वेक्टर। ठीक है, ये आई कैप की वैल्यू है और ये जे कैप की वैल्यू है। ठीक है, अब आप देखिए, ये जो ए एक्स वेक्टर है, ठीक है, ये जो ए एक्स वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड ए एक्स है, ठीक है, तो मैं ऐसा लिख सकता हूं, ए एक्स वेक्टर इज इक्वल्स टू ए एक्स, मैग्नीट्यूड लिख दिया, और आई कैप जो कि डायरेक्शन अलोंग एक्स एक्सिस थी और इसका मैग्नीट्यूड यूनिटरी था। तो ये कंप्लीट इंफॉर्मेशन हो गई क्या इस एक्स वेक्टर की, जिसके पास मैग्नीट्यूड ए एक्स है, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड तो 1 है, और डायरेक्शन कौन सी है, अलोंग एक्स एक्सिस। ठीक है क्या, ये वेक्टर हमेशा सेम रहेगा, एक्स मैग्नीट्यूड का वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस, आप एक्स एक्सिस में कहीं भी रख दीजिए, शिफ्टिंग प्रॉपर्टी से मैंने आप लोगों को बताया, वो सेम सेंस क्रिएट करेगा। फर्स्ट लेक्चर में बताया शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। राइट, अब देखिए, ए वाई वेक्टर जो है आपके पास, उसका मैग्नीट्यूड ए वाई है क्या, और इसकी डायरेक्शन के लिए मैं एक यूनिट वेक्टर जे कैप का यूज कर लूं, तो ए वाई वेक्टर को मैं ए वाई जे कैप यूज कर सकता हूं। ठीक है, तो अब आप देखिए, ये जो ए वेक्टर निकल के आएगा, जो ऊपर मैंने लिखा है, जिसको मैंने ए एक्स प्लस ए वाई वेक्टर लिखा है, उसको मैं ऐसे लिख दूं, ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप। सब पढ़ रखे हैं हम लोगों ने कंपोनेंट ऑफ वेक्टर में कि कैसे ए एक्स वेक्टर और ए वाई वेक्टर आया। ठीक है, अच्छे से डिटेल में पढ़ा है। ठीक है, तो अगर ये समझ नहीं आ रहा तो प्लीज विजिट कंपोनेंट ऑफ वेक्टर, जस्ट प्रीवियस लेक्चर, इस लेक्चर का पिछला लेक्चर, जो लेक्चर नंबर 3 था। अब अगर मैं इस ए वेक्टर का एक्स एक्सिस के साथ एंगल थीटा बोलता हूं, मतलब ये एक्स एक्सिस के साथ इसका एंगल थीटा है, मतलब इस वेक्टर के साथ इसका एंगल थीटा है क्या, क्योंकि ये और ये पैरेलल है। राइट, तो एक्स एक्सिस के साथ यदि ए वेक्टर का एंगल थीटा है, पिछले वेक्टर के लेक्चर में मैंने आपको बताया है, तो ए एक्स की वैल्यू ए कॉस थीटा हो जाएगी, और ए वाई की वैल्यू ए साइन थीटा हो जाएगी क्या। ठीक है, ए वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी, ए एक्स इज इक्वल्स टू ए कॉस थीटा एंड ay is equals to a sin theta।
ये आ जाएगा। तो यहां से बस मैं लिख देता हूं ए वेक्टर इज इक्वल्स टू ए कॉस थीटा आई कैप प्लस ए साइन थीटा जे कैप। दे दिया क्या? इस वेक्टर को मैंने एक न्यूमेरिकल एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन दे दिया क्या? अरे दे दिया। इस वेक्टर को मैंने एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन दे दिया, और वो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन मैंने किसकी मदद से दिया? दो कंसेप्ट की मदद से। पहले तो मैंने इसको कंपोनेंट लिया अलोंग स्टैंडर्ड एक्सिस, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के अलोंग, और उस स्टैंडर्ड एक्सिस के अलोंग मैंने एक यूनिट वेक्टर डिफाइन कर दिया, और उससे इसका मैग्नीट्यूड को मल्टीप्लाई करके बोला देखो ये जो ए एक्स कॉम्पोनेंट आया लॉन्ग एक्स एक्सिस वो एक्चुअली ए एक्स आई कैप है और वो ए वाई जे कैप है। तो दो कंसेप्ट का यूज करके मैं दुनिया में कोई भी वेक्टर हो उसको एक मैथमेटिकल रूप दे सकता हूं इस तरह से। ठीक है, कोई भी वेक्टर ले लीजिए आप, कोई एक बी वेक्टर डिफाइन कर लीजिए। क्या करूंगा मैं? अरे क्या करूंगा, सपोज कोई एक बी वेक्टर है, ये आपका कोऑर्डिनेट एक्सिस है, इसमें आपका सपोज कोई एक बी वेक्टर है। आप क्या करेंगे? आप तो इसका प्रोजेक्शन ले लेंगे अलोंग एक्स एक्सिस, और इसका मैग्नीट्यूड का आप bx बोल देंगे। ठीक है, तो यूनिट वेक्टर से मेरे को पता है अलोंग एक्स एक्सिस मैंने आई कैप यूनिट वेक्टर डिफाइन किया, तो ये वेक्टर bx आई कैप हो जाएगा क्या? ठीक है, इस वेक्टर को उठा के इसके टेल में ज्वाइन कर दीजिए, इतने लेंथ का वेक्टर है ये, तो ये यहां से ये bx आई कैप बन गया। ऑटोमेटिकली इसका दूसरा वेक्टर, इसका कंपोनेंट ये बनेगा जिसका मैग्नीट्यूड मैं by बोल देता हूं। ठीक है, और ये y एक्सिस के अलोंग है तो ये बी वाई जे कैप हो जाएगा। तो बी वेक्टर जो ये वेक्टर था उसको मिला के मैं बोल सकता हूँ बी वेक्टर इज इक्वल्स टू बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप। ठीक है, और अगर आपको इस वेक्टर का एक्स एक्सिस के साथ एंगल, ये वेक्टर है इसका एक्स एक्सिस के साथ आपको एंगल थीटा पता है, मतलब ये एंगल थीटा होगा, तो बी एक्स आपके पास बी कॉस थीटा हो जाएगा और बी वाई आपके पास बी साइन थीटा हो जाएगा। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री, सिंपल ट्रिग्नोमेट्री है, मैंने पिछले लेक्चर में बताया। तो ये हो जाएगा बी कॉस थीटा आई कैप प्लस बी साइन थीटा जे कैप। सिंपल, वेरी सिंपल। ठीक है, तो बी वेक्टर आप इस तरह से निकाल देंगे। हम लोगों ने दोनों कंसेप्ट का यूज किया, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर और यूनिट वेक्टर का कंसेप्ट। राइट, तो हम लोगों ने जो आप लोगों के लिए डेफिनेशंस लिखी थी, आप लोग एक बार इस चीज को पढ़ लीजिए और अपने कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फाइंड कंपोनेंट ऑफ वेक्टर अलोंग टू सेट ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस। ठीक है, मैंने आप लोगों को पहले भी बताया हुआ कि सेट ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस के अलोंग हम लोग किसी भी वेक्टर को क्यों ब्रेक करते हैं। ठीक है, ये मैंने अच्छे से बताया, वो कंपोनेंट ऑफ वेक्टर में पूरे 40 मिनट का लेक्चर कवर किया है। वो 40 मिनट का हर एक लेक्चर, हर एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं किसी भी वेक्टर को सेट ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस के अलोंग उसका कंपोनेंट निकाल लूंगा। ठीक है, रिप्रेजेंट दैट टू वेक्टर्स विद द हेल्प ऑफ यूनिट वेक्टर। ठीक है, वो दोनों वेक्टर को हम लोग यूनिट वेक्टर की मदद से लिख देंगे, जैसे मैंने आपको बताया एक्स इज इक्वल्स टू एक्स वेक्टर इज इक्वल्स टू ए एक्स आई कैप और ए वाई वेक्टर इज इक्वल्स टू ए वाई जे कैप। सिंस द टू कंपोनेंट कंस्टिट्यूट्स द गिवन वेक्टर, कौन सा दो कंपोनेंट, ए एक्स वेक्टर और ये ए एक्स वेक्टर और ए वाई वेक्टर मिला के ही तो ए वेक्टर बनता है। ठीक है, तो ये दोनों को मैं ऐड कर दूंगा, एड इट अप टू गेट द न्यू वेक्टर। ठीक है, न्यू वेक्टर मतलब जो आपका गिवन वेक्टर है, ये वेक्टर। ठीक है, जैसे मैंने यहां से किया, ए वेक्टर इज इक्वल्स टू ए एक्स वेक्टर प्लस ए वाई वेक्टर। Any vector in this universe can be represented in the expression with the help of above methods. ठीक है, बस इस मेथड का यूज करके सब वेक्टरों को आप एज एक्सप्रेशन लिख सकते हैं। तो कोई भी वेक्टर हो, ठीक है, आप उसका एक्स कंपोनेंट और एक्स कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड ले लीजिए और उसके साथ एक आई कैप मल्टीप्लाई करिए, वाई कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड ले लीजिए उसके साथ जे कैप मल्टीप्लाई करिए और ऐड करके लिख दीजिए। बहुत आसान है, वेरी इजी, राइट। तो हम लोग एक क्वेश्चन करते हैं ताकि हम लोग जो ऊपर कंसेप्ट पढ़े हैं ना वेक्टर एज एन एक्सप्रेशन, वो हम लोग को समझ में आ जाए। ठीक है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये क्वेश्चन, आप लोग जरूर ट्राई कीजिए, पॉज कीजिए वीडियो, ट्राई कीजिए, फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे आप लोग से अगर बनेगा तो बहुत अच्छा है, नहीं बनेगा तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं। अ वेक्टर विच इज मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री टू द एक्स एक्सिस। ठीक है, ये आई मतलब आई कैप है ये। ठीक है, एंड हैव मैग्नीट्यूड ऑफ 20 यूनिट। एक वेक्टर है, कोई भी एक वेक्टर है जो एक्स एक्सिस से एंगल 30 डिग्री बना रहा है, मतलब आई कैप से, और आई कैप कौन सा होता है, ये एक्स एक्सिस है आपकी और ये वाई एक्सिस है। ठीक है, एक्स एक्सिस के अलोंग एक वेक्टर है जिसका एंगल कितना होता है, आई कैप होता है। कोई एक वेक्टर है जो इससे 30 डिग्री बना रहा है, तो मैं इसके टेल से ज्वाइन करूंगा ना उस वेक्टर को, ये एंगल। ठीक है, ऐसा कुछ वेक्टर होगा जो 30 डिग्री बना रहा होगा, राइट। समझ में आ रही है बात आप लोगों को कि इस टाइप से एक वेक्टर होगा जो 30 डिग्री एंगल बना रहा होगा। तो सपोज ये वेक्टर मैं बोल देता हूँ, कोई एक वेक्टर है जो एक एंगल 30 डिग्री बना रहा है विद एक्स एक्सिस। ठीक है, ये एक्स एक्सिस के पैरेलल है।
तो यहाँ से ये एंगल 30 डिग्री हो गया, राइट। ठीक है क्या। अब आगे देखते हैं क्या बोल रहा है। फाइंड द कंपोनेंट ऑफ वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। ठीक है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के अलोंग हमें कंपोनेंट चाहिए इस वेक्टर का, इसका मैग्नीट्यूड दे रखा है क्या, 20 यूनिट्स। मतलब ये लेंथ हो गई क्या इस एरो की लेंथ 20 यूनिट है। ठीक है क्या। और इसका एंगल एक्स एक्सिस से 30 डिग्री है। राइट द गिवन एज एक्सप्रेशन, मतलब जो ऊपर गिवन वेक्टर है ना, ये वेक्टर, इसको एज एक्सप्रेशन फॉर्म में लिखना है, जो हम लोगों ने ऊपर सीखा ना, उसी चीज को अप्लाई करना है बस यहाँ पे। ठीक है। और तीसरा पार्ट देखिए, इफ द एक्स एक्सिस इज रोटेटेड इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, अगर एक्स एक्सिस क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करती है, ऐसे इस डायरेक्शन में अगर ये रोटेट करती है एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री, फाइंड इट्स न्यू कंपोनेंट अलोंग द रोटेटेड एक्सिस। ठीक है, तो जो नया कंपोनेंट इसका बनेगा उस एक्सिस के अलोंग, वो आप लोगों को निकालना होगा। ठीक है क्या। तो देखिए, इसका कंपोनेंट एक्स एक्सिस के अलोंग निकालना है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूं, इस वेक्टर को उठा के ओरिजिन पे ही रख दूं क्या, क्योंकि बात एक ही है। ठीक है, आप अगर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस यहां पे बना दें तो कंपोनेंट इसका चेंज ही होने वाला है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के अलावा। ठीक है, वो कंपोनेंट यहां पे इतना है, ठीक है, या फिर यहां पे आए, फर्क नहीं पड़ता, एक्स एक्सिस के अलोंग है और उसका मैग्नीट्यूड भी वही रहने वाला है। ठीक है, तो इस वेक्टर को उठा के मैं ओरिजिन पे शिफ्ट कर देता हूं। अगर आप नहीं भी करेंगे तो भी आंसर आ जाएगा, राइट। चलो नहीं करते हैं। कभी कभी ऐसा होगा कि आप लोगों को लगेगा कि यार ओरिजिन पे शिफ्ट कर दिए तभी आंसर आता है, नहीं करते हैं ओरिजिन पे शिफ्ट। तो मैं इसका एक्स एक्सिस के अलोंग कंपोनेंट लेने के लिए ऊपर से एक पैरेलल रेज परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस फॉल करा दूं, तो इसकी जो शैडो बनेगी वो कुछ इस तरह से बन जाएगी। ठीक है, तो ये एक वेक्टर निकल के आ जाएगा इसका एक्स एक्सिस के अलोंग। ठीक है, इसी वेक्टर को फिर से जब मुझे एनालिसिस करना है तो मैं उठा के इसके टेल पे रख दूंगा, और ये इसका वेक्टर हो जाएगा एक्स एक्सिस के अलोंग। इसको मैं ए एक्स वैक्टर बोल देता हूं। ठीक है, और मैंने आप लोग को बताया ए एक्स की जो वैल्यू निकल के आएगी, ए एक्स मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ ए एक्स वैक्टर, वो कितना होता है, ये लेंथ, अगर मैं इसी को एक ट्रायंगल का नाम दे दूं, ओ ए और बी ट्रायंगल हो जाएगा क्या, ओ ए बी ट्रायंगल बोल देता हूं। तो ओ बी की लेंथ, ये राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा ना, ओ बी की लेंथ 20 यूनिट है, तो ओ ए की लेंथ कितनी होगी, 20 cos 30 डिग्री, 20 cos ऑफ 30 डिग्री, ये आ जाएगा। cos 30 डिग्री √3/2 होता है, तो 10 √3 यूनिट्स हो जाएगा अलोंग एक्स एक्सिस। ठीक है, सिमिलरली इसका जो दूसरा कंपोनेंट आएगा, जो ओ ए के साथ मिल के ओ बी दे रहा होगा, वो ये वाला वेक्टर होगा क्या, दिस वेक्टर, ए बी वेक्टर। ठीक है, ये वाई एक्सिस के अलोंग है क्या, तो इसको ए वाई वेक्टर बोल देता हूं। और ए वाई वेक्टर का मैग्नीट्यूड को मैं ऐसे लिखता हूं, ए वाई, और इसकी वैल्यू कितनी होगी, सिंस ओ ए बी ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल है, तो यहाँ पे देखिए ए वाई की जो वैल्यू हो जाएगी, मतलब ये जो लेंथ हो जाएगी, ये लेंथ, ये 20 sin 30 डिग्री हो जाएगी क्या। ठीक है, और sin 30 डिग्री 1/2 होता है, तो इसकी यूनिट 10 यूनिट्स हो जाएगी। ठीक है, तो जो पहला पार्ट था, ए पार्ट, वो मैंने सॉल्व कर दिया क्या, कि इनका कंपोनेंट अलोंग एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस कितना होगा, कंपोनेंट निकाल दिया मैंने। अब इसको वेक्टर एज एन एक्सप्रेशन भी लिख देता हूं मैं यहाँ से, बहुत आसान है, आप लोगों को पता है वेक्टर एज एन एक्सप्रेशन कैसे लिखा जाता है। देखिए, इस ए वेक्टर को, जो ये ए वेक्टर था, इसको मैं अगर बोल देता हूं ए एक्स वेक्टर प्लस ए वाई वेक्टर। ठीक है, इस ए वेक्टर को मैं ए एक्स वेक्टर प्लस ए वाई वेक्टर बोल सकता हूं, अरे बिल्कुल बोल सकता हूं। ठीक है, ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ओ ए प्लस ए बी इज इक्वल्स टू ओ बी। ठीक है, सेकंड लेक्चर देखिए। अब देखिए, ए एक्स वेक्टर जो है उसकी यूनिट कितनी है, उसका मैग्नीट्यूड कितना है, 10√3। ठीक है, ए एक्स वेक्टर, और वो किसके अलोंग है, एक्स एक्सिस के अलोंग, जिसके अलोंग यूनिट वेक्टर एक स्टैंडर्ड यूनिट वेक्टर होता है, जिसको हम लोग हमेशा आई कैप लेके चलते हैं। ठीक है, तो इसको मैं 10√3 आई कैप बोल सकता हूं, और ए वाई वेक्टर को मैं, इसका मैग्नीट्यूड 10 है, जे कैप बोल सकता हूं। बस इसको यहाँ पे आप रख दीजिए। मैंने आपको बताया है कि आई कैप और जे कैप स्टैंडर्ड यूनिट वेक्टर हैं, जिसका मैग्नीट्यूड यूनिटी है, एंड इट इज अलोंग एक्स एक्सिस एंड इट इज अलोंग वाई एक्सिस। ठीक है, कई लोग इसको एक्स कैप और वाई कैप भी बोलते हैं, ऐसा भी बोल सकते हैं आप, एक्स कैप और वाई कैप, ऐसा भी लिख सकते हैं, बिल्कुल लिखने का तरीका है, बस कैसे भी लिखें। ठीक है, ए वेक्टर इज इक्वल्स टू 10√3 आई कैप प्लस 10 जे कैप। तो हम लोगों ने दूसरा पार्ट भी कर लिया क्या, वेक्टर एज एन एक्सप्रेशन, ये दे दिया। ठीक है, दूसरा पार्ट भी कर लिया, इस वेक्टर को हम लोगों ने एज एन एक्सप्रेशन लिख लिया। ठीक है, द सेकंड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन,
अब हम लोग थर्ड पार्ट पढ़ते हैं कि इस क्वेश्चन का थर्ड पार्ट क्या है। देखिए, इफ द एक्स एक्सिस इज रोटेटेड इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है, अगर यही एक्सिस क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर जाती है, मतलब एक्स एक्सिस कुछ ऐसी हो जाएगी क्या, इसको मैं नया एक्स डैश एक्सिस बोलता हूँ, ठीक है, इस एक्सिस को एक्स डैश एक्सिस बोलता हूँ, और जो वाई एक्सिस बनेगी उसको वाई डैश एक्सिस बोलता हूँ। वो भी तो 30 डिग्री रोटेट हो जाएगी। अरे एक्स एक्सिस रोटेट कर रही है तो वाई एक्सिस भी तो 30 डिग्री रोटेट करेगी, ठीक है। तो ये 30 डिग्री रोटेट कर गई और फिर से ये भी 30 डिग्री रोटेट कर गई, और इस एक्सिस को मैं एक्स डैश एक्सिस बोलता हूँ, एक्स डैश एक्सिस, और इस एक्सिस को मैं वाई डैश एक्सिस बोलता हूँ, वाई डैश एक्सिस, ठीक है। अब आप लोगों को बोलना है कि इस एक्सिस के अलोंग इसका कंपोनेंट कितना होगा, सेम वेक्टर, इस वेक्टर कंपोनेंट। तो मैं एक्स डैश एक्सिस के परपेंडिकुलर रेस फॉल करा दूं क्या, जो पहले मैं रेस फॉल करा रहा था एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर, अब मैं एक्स डैश एक्सिस के परपेंडिकुलर राइट ले एक टॉर्च लेके मारूंगा यहाँ से, ठीक है, एक टॉर्च मार दिया, ऐसे ब्लू लाइन से मारता हूँ, देखिए एक पैरेलल रेस एक्स डैश एक्सिस के परपेंडिकुलर, तो ये इसका कंपोनेंट बन जाएगा क्या, ठीक है। नीचे वाले पार्ट को इरेज करना पड़ेगा ताकि आप लोगों को चीजें क्लियर हो, ठीक है। तो ये एक वेक्टर बनेगा क्या ऐसा, इसका कंपोनेंट अलोंग दिस एक्सिस, ठीक है, ये कंपोनेंट बन जाएगा, ये वाला कंपोनेंट अलोंग एक्स डैश एक्सिस, ठीक है। इसको मैं ए एक्स डैश वेक्टर बोल देता हूँ। क्या बोल दिया मैंने, ए एक्स डैश वेक्टर। फिर से उठा के मैं इस ए वेक्टर के टेल पे इसको ज्वाइन करूंगा, तो ये कुछ इस तरह से बन जाएगा क्या, ठीक है। इस ए वेक्टर को मैं इरेज कर देता हूँ ताकि आप लोगों को चीजें समझ में आए, ठीक है। अब देखिए ये इसके पैरेलली शिफ्टिंग प्रॉपर्टी लगा रहा हूँ, पैरेलली शिफ्ट कर रहा हूँ बस ऊपर, लेंथ मेंटेन रखते हुए सेम वेक्टर रहेंगे, ठीक है। तो ये आपका आ गया ए एक्स डैश वेक्टर, ठीक है। ऑटोमेटिकली ये रेस तो इसके परपेंडिकुलर थी, तो दूसरा वेक्टर ये बन जाएगा क्या, दूसरा वेक्टर ये बन जाएगा, इसको मैं ए वाई डैश वेक्टर बोल देता हूँ, ठीक है। ए वाई डैश वेक्टर हो गया और ये आपका ए एक्स डैश वेक्टर हो गया। देखिए ये ए वेक्टर अभी भी बना रहे क्या, अगर इस पॉइंट को मैं सी नाम दे देता हूं, तो ट्रायंगल ओ सी बी में देखिए, ओ सी बी में देखिए, ओ बी वेक्टर इज इक्वल्स टू ओ सी वेक्टर प्लस सी बी वेक्टर बोल सकता हूं, अरे बोल सकता हूं ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, अभी भी तो ओ बी वेक्टर बन गया, मतलब ए वेक्टर इज इक्वल्स टू ए एक्स डैश वेक्टर प्लस ए वाई डैश वेक्टर, ठीक है। अब ये एंगल कितना बन चुका होगा, देखिए ये एक्स एक्सिस के पैरेलल थी क्या ओ ए लाइन, और जो 30 डिग्री एंगल बन रहा था, और ये जो लाइन है ये एक्स डैश एक्सिस के पैरेलल है क्या, ओ ए लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल थी, मतलब ये एक्स एक्सिस ही थी, और ये एक्स डैश एक्सिस है, इन दोनों के बीच का एंगल 30 डिग्री रोटेशन से 30 डिग्री हो गया, अरे हो गया 30 डिग्री हो गया, तो मतलब टोटल एंगल इस ओ बी वेक्टर का एक्स डैश एक्सिस के अलोंग या फिर ओ सी के अलोंग 60 डिग्री हो गया, अरे 60 डिग्री हो गया। तो फिर आप ओ बी सी ट्रायंगल में जब आप देखेंगे तो ए एक्स डैश की जो मैग्नीट्यूड निकल के आएगा, ए एक्स डैश वेक्टर का मैग्नीट्यूड जिसको मैं ए एक्स डैश बोलता हूं, वो कितना आएगा, ओ बी कॉस 60 डिग्री लिख दूं क्या मैं, ओ बी कॉस 60 डिग्री, और ओ बी की मैग्नीट्यूड तो मेरे को पता है 20 यूनिट्स, तो 20 कॉस 60 मतलब 1/2, कॉस 60 मतलब 1/2 साइन 30, 20 मल्टीप्लाइड बाय 1/2 मतलब 10 यूनिट्स, ठीक है। अब आपको एक्स डैश के अलोंग 10 यूनिट का मैग्नीट्यूड मिल रहा है, और ए वाई डैश का मैग्नीट्यूड की अगर मैं बात करूं, ए वाई डैश की वैल्यू, तो वो आप लोगों को कितनी मिलेगी, देखिए वो ये वैल्यू होगी क्या, सी बी होगी, सी बी, जिसको मैं लिख सकता हूं ओ बी साइन 60 डिग्री, जिसकी वैल्यू आ जाएगी 10√3 यूनिट्स, ठीक है। अब वैल्यू चेंज हो गई क्या, उल्टी हो गई, पहले y के अलोंग कौन सी वैल्यू आ रही थी, ए वाई की वैल्यू, अरे ए वाई की वैल्यू 10 आई थी, अब 10√3 आ गई, अपोजिट हो गई वैल्यू, ठीक है। तो अब आप देखिए कैसे कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर चेंज हो गया, और ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है वेक्टर्स की, कि वेक्टर्स का इफेक्ट डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में अलग अलग होता है, ये स्केलर की प्रॉपर्टी नहीं है, दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ वेक्टर, दैट एवरी वेक्टर हैज अ डिफरेंट इफेक्ट इन डिफरेंट डायरेक्शन, राइट। तो हम लोगों ने थर्ड पार्ट भी कैलकुलेट कर लिया क्या,
ठीक है। थर्ड पार्ट भी हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया कि कंपोनेंट अलोंग रोटेटेड एक्सिस। अब आप नया एक्सप्रेशन भी लिख सकते हैं, अरे नया एक्सप्रेशन भी लिख सकते हैं ऐसे, यहां से इस एक्सप्रेशन का यूज करके, ठीक है। तो इसको मैं ऐसे लिख दूं, ए वेक्टर इज इक्वल्स टू 10 यूनिट एक्स डैश कैप प्लस 10 रूट 3 यूनिट वाई डैश कैप। क्या लिख दिया मैंने, बताता हूं, वाई डैश कैप ये लिख दिया मैंने। ये एक्स डैश कैप कुछ नहीं है, ये एक यूनिट वेक्टर है अलोंग एक्स डैश एक्सिस, एक्स डैश कैप, और इसके अलोंग वाई डैश एक्सिस के अलोंग एक यूनिट वेक्टर है वाई डैश कैप। तो बस मैंने डायरेक्शन दे दी और उनका मैग्नीट्यूड तो मेरे को पता है 10 और 10 रूट 3। तो इस तरह से भी लिख सकते हैं आप ए वेक्टर को, ठीक है। तो पिछले लेक्चर में जो हम लोगों ने सीखा था, कोई भी वेक्टर को सेट ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस के अलोंग, ठीक है, इनफाइनाइट सेट ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस होती है, हर एक्सिस के अलोंग आप ब्रेक कर सकते हैं इस वेक्टर को, और हर एक्सिस के अलोंग उसका डिफरेंट डिफरेंट इफेक्ट आएगा, राइट। तो ये था इस क्वेश्चन को आपका समझने का तरीका, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, बढ़िया क्वेश्चन था, ठीक है। ये कंसेप्ट आपकी जरूर क्लियर करेगा, राइट। तो नेक्स्ट टॉपिक में मूव करते हैं, हमारा पोजीशन वेक्टर। देखिए पोजीशन वेक्टर क्या है, ठीक है। कोई भी वेक्टर जो स्पेस में है, ठीक है, पोजीशन वेक्टर जो होता है, मैं आप लोगों को बता रहा हूं, ठीक है। ये आप लोगों के लिए मैंने डेफिनेशन लिख दी है पोजीशन वेक्टर की, ठीक है। अ पोजीशन वेक्टर helps to represent the location slash position of any point in the space with respect to any reference point or origin। देखिए कोई भी पॉइंट होती है स्पेस में, वो हम लोग किसी एक ओरिजिन के रिस्पेक्ट में डिफाइन करते हैं। आप लोगों ने कोऑर्डिनेट एक्सिस में भी पढ़ा होगा 11th क्लास में, इनफैक्ट ये तो 11th क्लास ही है, आई एम सॉरी फॉर दैट। एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। देखिए मैं आप लोगों को समझाता हूँ कोऑर्डिनेट्स का मतलब क्या है। कोऑर्डिनेट्स के बारे में तो नॉर्मली हम लोग 10th क्लास में पढ़ते ही हैं, ठीक है। देखिए कोई भी एक पॉइंट है जिसका हम लोग एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट लिखते हैं ना, किसी भी पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट, ये क्या होता है इस पॉइंट की, ये इस पॉइंट का आइडेंटिटी होता है स्पेस में विद रेस्पेक्ट टू ओरिजिन, किसी एक पॉइंट ओ के रेस्पेक्ट में, ठीक है। ऐसा समझ लीजिए ये इसका घर है, जिसका इस घर का लोकेशन है, एड्रेस है इस पॉइंट का, ठीक है, एक्स कॉमा वाई, कि ये इस एक्स और इस वाई पे बैठी हुई है या बैठा हुआ है, राइट। तो ये इसका एक लोकेशन है, इसकी एक पोजीशन है स्पेस में विथ रेस्पेक्ट टू ओरिजिन। तो पोजीशन वेक्टर भी वही होता है, वो दिखाता है कि इसका लोकेशन कौन सा है विथ रेस्पेक्ट टू ओरिजिन, ठीक है। तो पोजीशन वेक्टर ड्रॉ करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ओरिजिन से उस पॉइंट की ओर एक वेक्टर बना देते हैं, ओरिजिन से उस पॉइंट की ओर वेक्टर बना देते हैं और बोलते हैं ये इसका पोजीशन वेक्टर है, ठीक है। इसको मैं आर वेक्टर से डिनोट करता हूं, ये इसका पोजीशन वेक्टर है इस एक्स कॉमा वाई पॉइंट का, ठीक है। और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, आप लोगों को पता है इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, बताइए, दिमाग लगाइए। कंपोनेंट ऑफ वेक्टर और यूनिट वेक्टर की मदद से मैं इस आर वेक्टर की वैल्यू बता सकता हूं। देखिए देखिए इसका एक्स एक्सिस के अलोंग कंपोनेंट क्या होगा, ऊपर से मैं पैरेलल रेस फॉल करा दूंगा परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस, तो इसकी शैडो ये बन जाएगी क्या, ये वाली शैडो। तो ये एक वेक्टर आ जाएगा इसका एक्स एक्सिस के अलोंग, ठीक है, दिस इज वन वेक्टर। और दूसरा वेक्टर ऑटोमेटिकली इसके परपेंडिकुलर हो जाएगा, मतलब ये वाला वेक्टर, ठीक है। दूसरा वेक्टर ये आ गया, पहला वेक्टर ये आ गया। इसको मैं जो इसका पोजीशन वेक्टर था एक्स आई कैप लिख देता हूं, और इसको मैं वाई जे कैप लिख देता हूं इस पोजीशन वेक्टर का, ठीक है। वाई जे कैप ही होगा क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड तो वाई एक्सिस का ये वाई कोऑर्डिनेट ही होगा, इसका मैग्नीट्यूड ये वाई कोऑर्डिनेट तो होगा, यहां से ये जो लेंथ है ये वाई कोऑर्डिनेट ही तो है, ये लेंथ, दिस लेंथ इज नथिंग बट वाई कोऑर्डिनेट, दिस इज वाई कोऑर्डिनेट एंड दिस इज एक्स कोऑर्डिनेट, ठीक है क्या, दिस इज एक्स कोऑर्डिनेट दिस लेंथ, ठीक है। तो इस लेंथ की वैल्यू एक्स है, इस लेंथ की वैल्यू एक्स है, और इस लेंथ की वैल्यू वाई है, इसलिए वाई जे कैप हो गया और एक्स आई कैप हो गया, ठीक है। ये वेक्टर एक्स आई कैप और ये वेक्टर वाई जे कैप। अब आप देखिए आर वेक्टर को मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, आर वेक्टर इज इक्वल्स टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, इस तरह से लिख सकता हूँ बड़ी आसानी से, राइट। तो हम लोग किसी एक पॉइंट को एक पोजीशन वेक्टर उसका डिफाइन कर देते हैं जो ओरिजिन से उसका टेल होता है और उस पॉइंट पे उसका हेड होता है। ये पोजीशन वेक्टर हर पॉइंट का यूनिक होगा। देखिए कोई भी आप पॉइंट ले लीजिए स्पेस में, सपोज एक रैंडम पॉइंट में ये लेता हूं, ठीक है, जिसका कोऑर्डिनेट है, सपोज करता हूं मैं x1 y1 कोऑर्डिनेट है, ठीक है। तो इसका पोजीशन वेक्टर चेंज हो जाएगा क्या,
अब एक नया पोजीशन वेक्टर बन के आएगा और वो पोजीशन वेक्टर ये होगा। ठीक है, ये एक नया पोजीशन वेक्टर आ जाएगा और इसके कंपोनेंट्स एक्स एक्सिस के अलोंग ये वाला कंपोनेंट आ जाएगा। ठीक है, और ये लेंथ एक्स एक्सिस के अलोंग x1 लेंथ होगी। अब जो लेंथ है ओरिजिन से अगर मेजर करूंगा तो दिस लेंथ इज एन x1 लेंथ एंड दिस लेंथ इज y1 लेंथ, दिस लेंथ। ठीक है, ये लेंथ y1 लेंथ होगी और ये लेंथ x1 लेंथ होगी। इसीलिए जो ये वाला वेक्टर है जो यहां से निकल के आएगा, इस वेक्टर को मैं x1 वेक्टर बोल दूंगा, x1 i कैप, और ये वेक्टर को मैं y1 j कैप बोल दूंगा। ठीक है, तो ये जो x1 y1 के लिए एक नया पोजीशन वेक्टर r1 वेक्टर आया है, वो मैं ऐसे लिख सकता हूं, r1 वेक्टर इज इक्वल्स टू x1 i कैप प्लस y1 j कैप। बड़ी आसानी से लिख सकता हूं, इट्स वेरी इजी, राइट। तो ये आप लोगों के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हर पॉइंट का, ठीक है, हर पॉइंट का जैसे हम लोग कोऑर्डिनेट एक्सिस में लोकेशन बोलते थे, वैसे ही उस हर पॉइंट का ओरिजिन के रेस्पेक्ट में एक पोजीशन वेक्टर होता है जो उस पॉइंट को बताता है कि ये पॉइंट यहाँ पे है, और हर पॉइंट का एक डिफरेंट पोजीशन वेक्टर होता है जिसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। तो पोजीशन वेक्टर का एक जनरल फॉर्मूला आ गया क्या, कोई भी एक रैंडम पोजीशन वेक्टर का एक्स कोऑर्डिनेट, ठीक है, उस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट आई कैप प्लस उसी पॉइंट का y कोऑर्डिनेट j कैप लिख सकता हूं, y कोऑर्डिनेट j कैप। ठीक है, तो ये हर पॉइंट का पोजीशन वेक्टर का एक जनरलाइज फॉर्मूला आ गया। ठीक है, जनरलाइज इक्वेशन बोल सकते हैं किसी भी पॉइंट का। ठीक है, x y तो हम लोग पढ़ते ही थे, अब उसी को हम लोगों ने सीखा कि कैसे एक्स आई कैप और वाई जे कैप होता है वो। ठीक है, किस तरह से इसको हम लोग एक्स आई कैप और वाई जे कैप बोलते हैं, क्योंकि इसका कंपोनेंट अलोंग एक्स एक्सिस एक्स होता है और इसी का कंपोनेंट अलोंग वाई एक्सिस वाई होता है। ठीक है, और यूनिट वेक्टर से मैं उसको एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप का रिजल्टेंट वेक्टर बोल दूंगा। ठीक है, ये रिजल्टेंट वेक्टर ही तो है एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप का, ट्रायंगुलर लॉ से। समझ में आ रही है बात? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट था आप लोगों को समझना कि पोजीशन वेक्टर क्या होता है। हर पॉइंट का एक पोजीशन होती है स्पेस में x, y। ठीक है, अगर आप z में चले जाएं तो इसी को आप एक्सटेंड कर सकते हैं x, y, z। तो यहाँ पे एक टर्म और ऐड हो जाएगी z कोऑर्डिनेट, ठीक है, 3D स्पेस में। और हम लोग जो z कोऑर्डिनेट के अलोंग यूनिट वेक्टर बोलते हैं i j k कैप बोल देते हैं, राइट। मैंने क्या बताया, z कोऑर्डिनेट के अलोंग जो यूनिट वेक्टर होता है वो k कैप हो जाता है। तो x कोऑर्डिनेट i कैप प्लस y कोऑर्डिनेट j कैप प्लस z कोऑर्डिनेट k कैप, अगर किसी का पॉइंट का लोकेशन x, y, z है, राइट। तो ये थी पोजीशन वेक्टर की वैल्यू जो हर पॉइंट के लिए डिफरेंट होती है और वो एक उसकी एक यूनिक पोजीशन बताती है विद रेस्पेक्ट टू ओरिजिन। ये बात आप लोग को ध्यान रखनी थी। ठीक है, तो आज का लेक्चर हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं। आज टाइम बहुत ज्यादा हो गया है, 40 मिनट्स इज ऑलरेडी क्रॉस्ड। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के बारे में पढ़ेंगे कि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को हम लोग फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर किस तरह से लिख देते हैं, इस बारे में हम लोग जानकारी लेंगे, राइट। और एक दो न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। आज के जो सीरीज है, जो आज का अपना जो हम लोगों ने लेक्चर पढ़ा यूनिट वेक्टर से, उससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के बारे में पढ़ेंगे और डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर पढ़ेंगे, राइट। ये तीनों चीज हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तो अगर आप लोगों को आज का लेक्चर पसंद आया हो तो प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल फॉर फर्दर अपडेट्स ऑन न्यू वीडियोस, राइट। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।